पिछले क्लास में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़े थे कि जब हम किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन में कोई ऐसा मेटल इंट्रोड्यूस करते हैं जिसकी रिएक्टिविटी उस सॉल्ट में पाए जाने वाले मेटल की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, तो वो मेटल उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस हो जाता है मतलब वो डिसॉल्व स्टेट से अनडिसॉल्व स्टेट में आ जाता है। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म किए गए, उसके बाद हमें एक सीरीज मिली मेटल्स की। उसमें ये पता चला कि कौन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन मेटल कम रिएक्टिव है। इसको कहा गया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ऑन द बेसिस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप बता सकते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है और कहाँ कहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। इस मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग मेटल्स को अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी। ये रहा बोर्ड में आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सोडियम पोटाशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। अब पोटाशियम को किसी भी सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे, मेटल सॉल्ट के साथ, जाहिर सी बात है सॉल्ट होगा तो मेटल होगा ही। किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो उस मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव है। और पाया गया कि जो गोल्ड है, जिसको आप एरोम कहते हैं, दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव। इनफैक्ट ये रिएक्ट करता ही नहीं है। और बीच में आपका एक नॉन मेटल लिया गया जिसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को 0 माना गया। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एसिड से हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा सकता है कोई मेटल, तो वो हो जाएगा एक्टिव मेटल और वो हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में रहेगा। और अगर वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होता है, तो वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड है। इसके ऊपर जितने सारे मेटल्स हैं इसको कहा जाता है एक्टिव मेटल्स, और जिसके नीचे जितने सारे मेटल्स हैं उसको कहा जाता है इनएक्टिव या फिर इनर्ट मेटल्स। बहुत सिंपल। अब बहुत सारे आप रिएक्शन देख सकते हैं कि रिएक्शन आप लिखे थे आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ। अब आप और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, सेम सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, कॉपर सल्फेट ही ले रहे हैं। इसका एक सॉल्यूशन हमने बनाया, इसमें मैं जिंक डालूंगा, जिंक ग्रेनुल्स डालूंगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जो ही जिंक इसमें डालेंगे तो आपका सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा और आपको व्हाइट कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट एक्वस, साथ साथ आपका कॉपर सॉलिड प्रोड्यूस हो जाएगा। जिंक सल्फेट बना, एक्वस का मतलब अभी डिसॉल्व हो गया, मतलब जो जिंक आपका था सॉलिड वो कन्वर्ट हो गया Zn+2 आयन में, तभी ना आयनिक कंपाउंड बनाया। और आपका जो Cu+2 आयन था, जो एक्वस जो डिसॉल्व था, अब वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद बन गया Cu सॉलिड। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर लूज हो रहा है इसको हम लोग आगे बोलेंगे कि ये होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर रिड्यूस हो रहा है। ये हो गया एक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इस तरह से आप लॉट्स ऑफ बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉपी कर सकते हैं। ओके, और भी हम एग्जांपल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपको याद रखना है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, अ सीरीज ऑफ मेटल्स इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटीज। और अगर आपके मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से या फिर उसके मॉल्टन स्टेट से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और भी एग्जांपल्स लेते हैं। आपके पास लेड है, आपके पास मान लेते हैं PbSO4 लेड सल्फेट। नाइट्रेट कुछ भी ले सकते हैं, इसका हम लोग एक्वस लिए। इसमें अगर कोई बंदा डाल रहा है आयरन,
तब भी रिएक्शन होगा और आपको मिलेगा FeSO4 एक्वस और आपका लेड बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, बहुत सिंपल। क्यों? क्योंकि इसका कलर बन जाएगा ग्रीन। इसी तरह से आप अगर आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट तो हो गया शायद, आयरन सल्फेट ले रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में अगर आप जिंक को डालेंगे तो आपका ये जो ग्रीन कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा और बन जाएगा ZnSO4 एक्वस आयरन सॉलिड। और जो ही ये बनेगा इसका कलर हो जाएगा आपका वाइट या फिर कलरलेस उपयोग करते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में एक कॉमन एग्जांपल आता है मेटल, एक्चुअली एक्टिव मेटल्स प्लस एसिड। जब एक्टिव मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप देख सकते हैं कि मैं एक एसिड ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिड बोलेंगे तो एक्वस होगा वो। ठीक है, इसका रिएक्शन में अगर सोडियम पोटाशियम कैल्शियम जनरली हम लोग रिएक्शन नहीं कराते हैं क्योंकि दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो हम लोग जिंक ले रहे हैं, जो ही जिंक लेंगे इससे हाइड्रोजन गैस बॉन्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस बॉन्ड होगा और साथ साथ बन जाएगा ZnSO4। तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं? जिंक क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। इसी तरह से आप HCl ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन अगर आप जिंक या फिर मैग्नीशियम या फिर लेड किसी के साथ कराएंगे, हम लोग जिंक लेके चल रहे हैं अभी, क्या बन जाएगा ZnCl2 एक्वस होगा और साथ H2 गैस रिलीज हो जाएगा। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ लगा देंगे 2। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग एसिड और ले सकते हैं। अगर हम लोग HNO3 लें तो क्या होगा? अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड लें, अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे इसका रिएक्शन सोडियम पोटाशियम कैल्शियम या जिंक किसी के साथ कराएंगे तो नहीं होगा, इसका रिएक्शन सिर्फ मैग्नीशियम के साथ होगा और ये आपको लेना पड़ेगा डाइल्यूट कंडीशन में। ठीक है, बाकी सबके साथ रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, तभी आपका बनेगा MgNO3 नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, लिख रहे हैं आप लोग? लिखते जाइए। अगर आप मैग्नीशियम की जगह कोई दूसरा मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया जिंक, ठीक है, या फिर आपने ले लिया सोडियम या फिर आप ले लिया कैल्शियम, इसका रिएक्शन अगर आप HN नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, HNO3 एक्वस के साथ अगर कराएंगे, दिस इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसकी वजह से ये इन मेटल्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि Zn अगर है तो हो जाएगा ZnO, Na है तो हो जाएगा Na2O, अगर आपका कैल्शियम है तो हो जाएगा CaO, साथ साथ नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा, या तो N2O बने या फिर NO बने। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर रिएक्शन दूसरा हो जाएगा। अगर आप मैग्नीशियम के अलावा कोई दूसरा मेटल लेंगे, मैग्नीशियम के साथ साथ आप कभी कभी मैग्नीज भी ले सकते हैं, यानी कि मैग्नीज लें या फिर मैग्नीशियम लें, सेम रिएक्शन शो करेगा डाइल्यूट कंडीशन में नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड, जिंक है तो जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनेंगे। इस रिएक्शन में हम इसको हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रिक एसिड इन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। क्यों? बिकॉज दिस इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सॉरी, ये आपका ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। साथ साथ H2O भी बनेगा प्रोडक्ट में, साथ साथ आपका H2O भी बनेगा, यानी कि जो हाइड्रोजन रिलीज होगी
वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद हमें मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मिली जाती है। मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। इसका मतलब जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको पता चलता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन आपको ये पता चला कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है। तो आप बोल सकते हैं reactive metals displaces less reactive metals from their salt solution or molten state। या तो molten state में रिएक्शन होगा या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में रिएक्शन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को होने के लिए भी आपके पास सॉल्यूशन चाहिए, बिना सॉल्यूशन के रिएक्शन होने वाला नहीं है। इस रिएक्शन में क्या होगा, आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा। जैसा कि हमारे पास एक कंपाउंड, आप लोग रिएक्शन देखे भी थे कि आपके पास पोटाशियम आयोडाइड है, इसका आपने सॉल्यूशन तैयार किया। इस सॉल्यूशन में जब आपने लेड नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को मिलाया तो आप देखें कि एक येलो प्रेसिपिटेट बना। वो येलो प्रेसिपिटेट क्या था, PbI2 था, जो एक सॉलिड था। इसको आपने कहा येलो प्रेसिपिटेट। और साथ साथ आपका क्या बना, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी सॉलिड है जो वाइट कलर का है। इस रिएक्शन में आप अगर देखें तो जो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन जब आप पोटाशियम आयोडाइड का बनाते हैं तो बेसिकली आपके पास K प्लस है और I माइनस है, और इसका आपके पास Pb+2 है और NO3 माइनस है। तो आप देख सकते हैं K प्लस के साथ इंटरेक्ट हो रहा है NO3, Pb+2 के साथ इंटरेक्ट हो रहा है I माइनस। तो आयंस के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसको आप बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो आप ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो बिटवीन द रिएक्टेंट्स में आयन का अगर एक्सचेंज होता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग इसका। अच्छा, मैं बोल देता हूँ, अ केमिकल रिएक्शन इन विच there is an exchange of ions between the reactant is called double displacement reaction। एग्जाम्पल आपका ये हो गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आपके पास NaCl का एक सॉल्यूशन है, इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं Ag NaCl का रिएक्शन आप करा सकते हैं किसके साथ, ये पोटाशियम आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। इसका भी आप एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं। आपका क्या बनेगा, पोटाशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, इसके पास है K प्लस I माइनस, इसके पास है Na प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस के साथ Na प्लस I माइनस के साथ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NaI प्लस KCl, दोनों एक्वस होगा। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं।
एग्जाम्पल आपके पास है सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें आप बेरियम क्लोराइड को डाल रहे हैं। दोनों सॉल्यूशन को जब आप मिलाएंगे तो आपका क्या होगा, Na प्लस है, SO4 -2 है, इधर है आपका Ba+2 और Cl माइनस। ठीक है, तो Na प्लस Cl माइनस के साथ इंटरेक्ट करेगा, Ba+2 SO4 -2 के साथ इंटरेक्ट करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा BaSO4 जो एक सॉलिड होगा। एक्चुअली ये भी प्रेसिपिटेट आप बुक में देख सकते हैं इसका कलर क्या है, ये प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, और साथ साथ दूसरा क्या बनेगा आपका NaCl जो आपका डिसॉल्व स्टेट में है। ओके, तो आप देख रहे हैं बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। यहीं पर अगर हम लोग Na2SO4 ले रहे हैं, इसका एक्वस सॉल्यूशन में आप क्या लेंगे, AgSO4(2), इसका रिएक्शन आप BaCl2 के साथ करा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा AgCl जो एक प्रेसिपिटेट होगा। प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउन एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, ये वाइट कलर का होगा, वाइट PPT, प्रेसिपिटेट को आप PPT लिख सकते हैं, प्लस आपका क्या बन जाएगा AgCl तो हो गया, आपका BaSO4, और BaSO4 भी क्या है, प्रेसिपिटेट ही है, यानी कि इसमें पूरा का पूरा क्या बनने वाला है आपका प्रेसिपिटेट। दोनों ही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप बहुत सारे रिएक्शन देख रहे हैं, वहां पर आप देखते हैं लेड आयोडाइड, यहाँ देखिए सिल्वर क्लोराइड, दीज आर द प्रेसिपिटेट जो किसी केमिकल रिएक्शन में बनता है। जब किसी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो पहले प्रेसिपिटेट क्या होता है वो जान लेते हैं। प्रेसिपिटेट होता क्या है, एन इनसॉल्युबल सॉलिड, which is formed in a chemical reaction during a chemical reaction in the solution is called PPT. Such reactions are called precipitation reaction. ओके, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ये सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके। ये एग्जांपल हो जाएगा, बेरियम सल्फेट वाला एग्जांपल हो जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ एग्जांपल्स विल। इसके बाद आपकी बारी आती है कि अब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, दोनों का एक सॉल्यूशन बना है, रिएक्शन करा दिया तो आप देखते हैं कि बनता है NaCl जो एक्वस होता है और साथ साथ H2O का फॉर्मेशन होता है। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? तो आप देखेंगे यहाँ पर H प्लस है, Cl माइनस है, यहाँ पर Na प्लस है, OH माइनस है। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस से इंटरेक्ट हो रहा है, Na प्लस Cl माइनस से, तो यहाँ पर भी एक्सचेंज ऑफ आयंस है। जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस हो वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस, जहाँ पर आपको बने सॉल्ट प्लस वाटर
ये भी क्या है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एसिड प्लस बेस। और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसा कि आप ले रहे हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया, इसका एक्वस सॉल्यूशन में आपने मिला दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन के बाद बन जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। इस तरह से आप बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर एसिड और बेस रिएक्टेंट हो, सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट को लिख सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का स्पेशल नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन आप पढ़ेंगे एसिड बेस में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉपी कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पहले हम लोग जानेंगे, रेडॉक्स जानने से पहले हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। कुछ कॉमन रिएक्शन नेचर में होते हैं, एक को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, एक को कहा जाता है रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल मतलब अगर देखें इन टर्म्स में, ऑक्सीजन अगर बात करें, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा रिडक्शन। तो एक बात हुई, कुछ लोग हाइड्रोजन के टर्म में बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तब भी ऑक्सीडेशन, या फिर आप बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो तब बोल देंगे हम लोग रिडक्शन। तो कुछ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, कुछ रिएक्शन रिडक्शन होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखे थे कि मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं, मैग्नीशियम रिबन को आप जलाते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और बन जाता है Mg। इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, जाहिर सी बात ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसी तरह से आप कॉपर आपके पास है और इसको आप गर्म करेंगे खूब, बहुत ज़्यादा गर्म करने के बाद ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगता है और बन जाता है CuO, जो एक सॉलिड है, ये ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, ब्लैक कोटिंग। ओके, इसी तरह से जब आप CuO को H2 गैस से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, यानी कि जब आपके पास ब्लैक कॉपर को आपने गर्म किया, उसमें एक ब्लैक कोटिंग आ गई, अब उससे आप हाइड्रोजन गैस को पास करा रहे हैं, जो हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे ब्लैक कलर खत्म हो जाएगा और आपका Cu यानी कि जो कलर है कॉपर का वापस आ जाएगा, ठीक है, और आपका बन जाएगा H2O, ठीक है, H2O बन जाएगा। अब H2O बना मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया ऑक्सीजन में, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन। ये एग्जांपल आप बोल सकते हैं रिडक्शन, रिडक्शन बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, तो इस तरह से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है इस डेफिनेशन में कि कहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। लेकिन तब भी आपको कुछ एग्जांपल्स को याद रखने हैं कि जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है। इसी तरह से आप कर सकते हैं रिएक्शन, अगर आपके पास कुछ ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन अगर आप कार्बन के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, जिंक सॉलिड अलग हो जाता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। क्या ये रिडक्शन नहीं है,
है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर आयरन ऑक्साइड है, Fe2O3 है, सॉलिड है, इसका रिएक्शन आप कार्बन सॉलिड के साथ कराएंगे तो आपका बन जाएगा Fe, तो आयरन अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आपका बन जाएगा। इस तरह से पता चलता है कि कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है, कुछ रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होता है। जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो वो क्या है? रिडक्शन है। या फिर हाइड्रोजन ऐड हो तब रिडक्शन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो तब ऑक्सीडेशन। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होगा जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग नहीं होता। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं फिर से, CuO है, इसका रिएक्शन आपने किसके साथ कराया? H2 के साथ। H2 के साथ रिएक्शन कराने पर बन गया Cu सॉलिड बन गया और H2O बन गया, ठीक है, जो लिक्विड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसमें आपका क्या? इससे ऑक्सीजन जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन जा रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस्ड हो रहा है ना, गेटिंग reduced and this is getting oxidized। तो जिसका जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहां पर ऑक्सीजन जा रहा है यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहां कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो इसका नाम दे दिया गया है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड बोले तो रिडक्शन, ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन, दोनों जब एक साथ हो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे क्या? अ केमिकल रिएक्शन वेयर बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियस। अगर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो आप उसको बोल देंगे रेडॉक्स। रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा आप बहुत सारे रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं, आपके बुक को पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल्स मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।